सो आइए, आपका ही वेट था मेरे को कि कब आप वीडियो ढूंढते ढूंढते हाफ ईयरली के आने वाली हो, तो एकदम से सही वीडियो के ऊपर आप पहुंचे, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरा हाफ ईयरली का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो भैया एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, और उसी के साथ में अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हाफ ईयरली के लिए तो मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो अपलोड कर दिया। बाकी के सब्जेक्ट्स के भी हाफ ईयरली के वीडियोस अपलोडेड है, तो वो भी एक बार आप जरूर से चेकआउट कर देना। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार एक शिकायत रहती है, आप लोग लाइक नहीं करते यार। लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आपको ऐसे ही जैसे ही कोई भी एग्जाम की वीडियो आती है आपको पता लग जाए। सब्सक्राइब से मुझे पैसा नहीं मिलता, पहले आपको बता रहा हूं कि पैसा सब्सक्राइब से मुझे नहीं मिलता। अगर आपको लगता होगा ना भैया को फायदा हो जाएगा, सब्सक्राइब आपका ही फायदा है, इसमें नई वीडियो आएगी, आप इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दो, इसलिए होता है वो सब्सक्राइब का बटन तो दबा दो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अब सबसे पहले हम लोग क्यों रहेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको समझना जरूरी है। आप ये समझो कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा कि आपको एक बैलेंस करनी है इक्वेशन को, और इसमें पी क्यू आर को फाइंड करना है। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक और बहुत ही आसान सी एक ट्रिक बताता हूँ, जिसकी हेल्प से कि आप इसे कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो भी ऑक्सीजन है उसे बैलेंस करने की कोशिश करो। ये लिखो कि एलएचएस में कितनी ऑक्सीजन है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा कि एलएचएस में कितनी ऑक्सीजन है, 3 × 2, यहां पर 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा कि आरएचएस में अभी कितनी ऑक्सीजन है, तो इसके साथ में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके साथ में भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके साथ में 1 मॉलिक्यूल है। तो हमें ये 6 के बराबर करना होगा। तो जब आप देखेंगे कि यहां पर ये 2 है, तो हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऑक्सीजन ऑलरेडी ये है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है। तो आप बोलेंगे कि भैया यहां पर आप क्यों को हटा के 2 लगा दो। अब यहां पे 2 मैंने इसलिए लगाया, अगर मैं यहां पे 2 लगाता हूं NO2 के आगे, तो यहां पर कितने ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और फिर ये बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने कोशिश करी कि मैंने इसको किया। अब जब मैंने यहां पर इस 2 को इंक्लूड किया क्यों की जगह पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पीबी के 2 एटम हो गए और इधर एक ही एटम है। तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह पे भी क्या कर दिया, 2 को पुट कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम, ऑक्सीजन के हमने बैलेंस किए, लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन के एटम है वो तो 6 है, और इधर की साइड अब बढ़ करके कितने हो जाएंगे, 6 × 2, यहाँ पर ही हो जाएंगे 12। अब इसको कैसे बैलेंस करोगे, तो आपको बैलेंस करना है नाइट्रोजन को। तो अब नाइट्रोजन को जब आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर हो गए इसके 4, तो और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 1, तो हम आर की जगह पे लिख देंगे 4। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। तो आप इसमें लिखेंगे कि एलएचएस में ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर उसको बैलेंस करते करते आप इक्वेशन इसमें बैलेंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है मेटल एंड नॉन मेटल से। जिनके भी सिलेबस में नहीं आ रहा वो इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, जिसके आ रहा है वो ध्यान से सुनो। इसमें कहा गया है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाए। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, तो भैया एम्फोटेरिक ऑक्साइड एकमात्र एक ही एलिमेंट जो कि बनाता है वो है हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, ये आप इसमें बात याद रखिए। फिर उसके बाद में बोला गया है कि एक मेटल जो कि हाथ पे रखते ही मेल्ट हो जाता है, ये कौन है, ये है गैलियम। तो इसका भी आप लोग याद रखिए। ये तो बस याद रखने वाली चीजें, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं कि मेटल दैट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ में कौन रिएक्ट करता है, तो आप इसमें देखोगे कि नाइट्रिक एसिड के साथ में बहुत सारे रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे इसमें करेक्ट आंसर रहेगा वो रहने वाला है मैग्नीज। ठीक है, तो मैग्नीज हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में यहां पर आता है कि जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता एसिड से, वो कौन है, वो है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड सबसे नीचे आता है जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें, और इसके नीचे आता है फिर प्लेटिनियम। ठीक है, ये आप इसमें याद रखिएगा। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। और अगर आपने एक्टिविटी और इंपॉर्टेंट डायग्राम वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिएगा, उसमें मैंने सारी एक्टिविटीज और उनको एक्सप्लेन किया है। तो अब इसमें बोला गया है कि द सॉल्यूशन इन द गिवन फिगर इज लाइकली टू। अब यहां पर बोला गया है कि ब्लड डज नॉट ग्लो। तो यहां पर क्या होगा, ये एसिड नहीं होगा। ठीक है, ये एसिड नहीं होगा और ना ही ये बेस होगा। ठीक है, आपको तो बस ये ध्यान रखना, आपके जो सिलेबस में उसमें एसिड है तो एसिड नहीं होगा। आप देखेंगे एसिड कौन सा इसमें HNO3 एसिड है। फिर उसके बाद में C2H5OH, ये क्या है, ये है हमारा एल्कोहल। ठीक है, ये क्या है, ये है एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा, तो इसीलिए बी ऑप्शन इसका एकदम से यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसी के ही जो कि सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि वो वाटर के अंदर क्या करेगा, अपने H+ आयंस को रिलीज कर दे। तो ऐसा कौन होता है, वो होता है एसिड। तो अब कोई भी एसिड हो चाहे से, अब देखेंगे आप इसके अंदर सॉल्यूशन में आपको दिया हुआ एक डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन हो नहीं सकता। फिर उसके बाद में ग्लूकोज सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इथेनॉल इन वाटर नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 4th वाले का आंसर क्या रहने
रहने वाला है, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहने वाला है। तो फिर चलिए हम करते हैं इसमें बोला गया कि एक एक्वस सॉल्यूशन है ए जो टर्न करता है फिनोप्थलीन सॉल्यूशन को पिंक में। तो अब ये फर्स्ट लाइन पढ़ते आपको समझ में आना चाहिए, ये जो फिनोप्थलीन है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखो, जब भी फिनोप्थलीन की बात करी जाए, उसके कलर चेंज की बात करी जाती है, तो वहां पर कैसा सॉल्यूशन होता है, वो होता है बेसिक। अब बेसिक जब सॉल्यूशन रहेगा तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी रहेगी, इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा रहेगी। तो अब ए की जो पीएच वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 7 से ज़्यादा। और फिर उसके बाद में बोला गया है कि जब इन दोनों को मिक्स करते तो पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि जो इन दोनों का रिएक्शन से जब न्यूट्रल हो जाता है, जब वहाँ पर वो कलर डिसअपीयर हो गया, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि भैया इसकी एक की पीएच 7 से ज़्यादा है और एक की पीएच 7 से कम है। ए जो है वो है बेसिक और बी जो है वो है एसिडिक। इस तरीके से आप इसे करेंगे। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आप लोगों के लिए है, ये भी आप लोग बताइएगा, मैं आपको रिएक्शन बता दूंगा, उसके बाद में आप बताना कि 50 ग्राम ऑफ लेड पाउडर। अब आपको पता होना चाहिए कि 50 ग्राम ऑफ लेड पाउडर का मतलब क्या होता है, लेड पाउडर का मतलब होता है पीबी, ठीक है। फिर उसके बाद में बोला गया है कि 300 ml ऑफ कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे CuSO4, ठीक है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो कौन सी वाली रिएक्शन रहेगी, ABCD ऑप्शन है आपके पास में, और जो भी इसका सही आंसर देगा उसको मेरी तरफ से 2000 रुपीज UPI मिलेंगे। आप जीतने वाले हो 2000 रुपए इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं, अब तुम्हें पैसों का लालच देना पड़ेगा क्योंकि तुम आलसी बहुत हो। जल्दी बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो नहीं बताया अभी तक, बता दो, अभी भी टाइम है, जीत जाओगे आप, ठीक है। सो अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये पीबी है और यहाँ पर ये कॉपर है। तो आपको पता होना चाहिए कि पीबी क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है। तो पीबी यहाँ पर जाएगा और बोलेगा कॉपर सीट खाली कर, ठीक है। तो जैसे ही सीट खाली करेगा तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, PbSO4। तो जब कभी भी एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे, मतलब एक दूसरे को हटा रहे, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये है मेटल एंड नॉन मेटल से है। तो जिन भी स्टूडेंट के सिलेबस में वही देखेगा, बाकी के मत देखना। तो इसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है एक्स का, वो दिया हुआ है 287। तो अब आप देखेंगे कि इसको कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब जाकर के क्या कर लेगा, नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं नॉन मेटल। तो हमने बोल दिया कि ये क्या होगा, ये हो गया हमारा नॉन मेटल। फिर उसके बाद में वाई का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, वाई का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 282 है। तो अब अगर इसको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इसको अपने आउटर मोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो होता है मेटल। और लास्ट में Z का है नोबेल गैस, तो ये हो गया नोबेल गैस। तो इस तरीके से आप इसका आंसर बोलेंगे कि भैया वाई जो है नॉन मेटल है और ये जो वाई है वो है मेटल। तो इसका सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है जिसके अंदर कि हमें क्या करना होता है, हीट देनी होती है। अब 4 ऑप्शन हैं, क्या है, एक बर्निंग ऑफ कैंडल है, कुकिंग ऑफ फूड है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर और रिएक्शन ऑफ सोडियम विद एयर है। कौन सी वाली रिएक्शन होगी? अगर ये वाला क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा ना, पढ़ाई पर ध्यान दे लो, नहीं पिटाई कर दूंगा मैं वहां पर आगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में नहीं अटकना। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी अलग होगी, आपको नहीं समझ, मैं समझाता हूँ। अब देखो इसमें बोला गया कि सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ATP is produced along with the formation of other product in the reaction. Which of the following events is associated with the production of maximum ATP molecules per molecule of glucose? तो यहाँ पर क्या बात करी जा रही है भैया, मैक्सिमम ATP molecules की बात करी जा रही है। तो ये जो मैक्सिमम ATP molecules होते हैं वो किस में होते हैं, एक लाइन लिखी हुई है NCERT के अंदर कि मैक्सिमम ATP जो होते हैं वो किस में होते हैं, वो होते हैं आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। किस में होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में होते हैं। देखो मैं तो स्पेलिंग भी भूल जाता हूँ यार, ठीक है, रेस्पिरेशन में होते हैं। तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें होगा उसका आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया इथेनॉल इन यीस्ट नहीं होता। फिर उसके बाद में लैक्टिक एसिड इन मसल नहीं होता, भाई इसमें तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से होती है। फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड इन यीस्ट सेल, ये भी नहीं होगा। फिर लास्ट में बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल, तो डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ अ ब्लड सर्कुलेशन इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। सबसे पहले फंक्शन ऑफ हार्ट पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अभी 1 मिनट में, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो देखो हमारी जो बॉडी होती है इसमें सबसे पहले जो है राइट
एट्रम में ब्लड आता है, ठीक है, राइट एट्रियम में ब्लड आता है, फिर उसके बाद में यहाँ से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ से कहाँ जाता है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो वर्ड पूछा जाता है वो आपको पता होना चाहिए, वो होती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, ये ब्लड कहाँ पर जाता है, यहाँ से जाता है लंग्स में, ठीक है। अब ये सबसे फर्स्ट प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद में लंग्स से ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेट होता है, यहाँ पर पूरी बॉडी से ब्लड घूम करके राइट एंट्रिकल में आएगा, फिर वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स के बाद में क्या होगा, ये जो ब्लड है ये वापिस से पंप किया जाएगा, कहाँ पर, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये आपको पता होना चाहिए कि किसके थ्रू आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ पर आने वाला है। किस में आएगा, सबसे फर्स्ट जो आएगा वो आएगा राइट एट्रियम में, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट जाएगा उससे होते हुए लेफ्ट मतलब लेफ्ट यहाँ पर आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में, फिर उसके बाद में वेंट्रिकल में निकल जाएगा, फिर उसके बाद में बॉडी में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल, बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट होगा। तो फंक्शन ऑफ हार्ट आपको इसमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी भैया इसी तरीके से है। इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन इन हर्बीवोरस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ये कोई क्वेश्चन है पूछने वाला, लेकिन पूछते हैं भाई, टीचर हैं, उनको पता होता है कि बच्चा कहाँ पर गलती करेगा। तो ये मैंने मेरी जो फुल वीडियो है, अगर आपने फुल सिलेबस रिवीजन नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, देखो उसे जा करके, पूरा एक बारी में रिवाइज करवा रखा है। तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप उसे देख सकते हो। तो जब कभी भी हर्बीवोरस की बात करी जाती है तो इनके पास में क्या होता है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि जो घास होती है ना उसमें ज़्यादा सेल्यूलोज होता है, तो उसको पचाने के लिए बहुत बड़ी हाथ चाहिए होती है। तो वो किस में होती है, वो हर्बीवोरस में होती है। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट होगा। फिर उसके बाद में आता है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि देयर वाज अ सेरिब्रल डाइफंक्शन इन अ पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी गेट डिस्टर्ब्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। कि भाई एक पेशेंट है जिसका क्या है, सेरिब्रल डाइफंक्शन हो गया, मतलब कि उसका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा हैंग हो गया। तो इससे क्या होगा, जो हमारा सेरिब्रल होता है ना फंक्शन, उसका काम ही होता है कि हमारा जो पोस्चर होता है, हम जो चलते हैं उसको बैलेंस रखना उसका काम होता है। जैसे कि आप देखो कि आप किसी भी चीज़ को मतलब कि सिंगल पहिए के ऊपर आप नहीं चला सकते, उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो ये बैलेंस जो है वो हमारा दिमाग करता है। तो ये जब अगर मतलब इसका सिस्टम हैंग हो गया तो क्या हो जाएगा इसमें भैया, इसमें हो जाएगा इसका पोस्चर और बैलेंस इसका खराब हो जाएगा। तो सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्नेल्स वाला। ये भी आप लोगों के कौन से चैप्टर से है, रिप्रोडक्शन से, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के नहीं आ रहा। अगर जिस किसी के भी आ रहा है तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। फिर उसके बाद में 13th आता है। 13th के अंदर बोला गया कि इन द फॉलोइंग केसेस अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, इन विच केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0। भाई ये कोई क्वेश्चन है पूछने वाला। इसमें बोला गया है कि भैया एक इंसिडेंट हो रही है कॉनकेव के ऊपर और बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ अभी करने की ज़रूरत नहीं है। बोल रहा है कि जैसे कि ये मिरर है, इसमें यहाँ पर इंसिडेंट रे आ रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, इसी से ही वापस जा रही है। तो ये किसके थ्रू हो सकता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे। रे डायग्राम बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद में इसका आंसर करेक्ट बता देता हूँ भैया। बहुत सारे लोग बोलते भैया आप आंसर नहीं बताते, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट आंसर होगा कि जब कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करती है तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये आप इसमें ध्यान रखिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला गया कि एक व्हाइट लाइट हम देते हैं प्रिज्म को, वो हमें ए और बी देता है। तो ये पता होना चाहिए कि क्या होता है भैया, ये जो कलर होते हैं इसमें 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। अब ये 7 कलर कौन से होते हैं विबग्योर के। ठीक है, विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, तो एक तो स्टार्टिंग जो होती है वॉयलेट से होती है और एंडिंग जो होती है रेड के ऊपर होती है। अब जो भी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, जैसे कि ए वाला जो है ये रहता है रेड और ये वाला रहता है वॉयलेट, तो अब आप देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट हो गया। इस तरीके से हल्के फुल्के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। अब बाकी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरी टी-शर्ट से स्टार्ट होते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और साइंस में एक बात ध्यान रखो कि आपको ज्यादा नहीं लिखना, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट लिखने हैं, लॉजिकल पॉइंट लिखने हैं। इसमें फालतू की बकवास नहीं लिखनी, सबसे अच्छी बात है साइंस की। जो बात है वो आपको एज इट इज लिख देने। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि डाइल्यूट HCl इज एडेड टू द जिंक ग्रैन्युल्स, हाउ विल यू प्रूव दैट द केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस हियर। अब देखो केमिकल चेंज होने के क्या क्या तरीके होते हैं, आपको कैसे पता लगेगा। सबसे पहला तो होता है कि हम ऑब्जर्व कर लें। ऑब्जर्व किस तरीके से करते हैं, अगर कोई कलर चेंज हो जाए तो हम ऑब्जर्व करते हैं, या फिर हम उसे टच करके ऑब्जर्व करेंगे कि उसके टेम्परेचर
टेम्परेचर के अंदर क्या कोई चेंज हुआ है, जिससे कि हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। और उसी के साथ में एक और चीज से हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, वो करते हैं कि अगर उसमें से कोई गैस निकल रही है तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पर कोई एक केमिकल चेंज हुआ है। एंड अब उसी के साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर वो अपनी स्टेट को चेंज करता है, जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर क्या था, वो था सॉलिड, फिर उसके बाद में रिएक्शन के बाद में क्या हो रहा है, वो हो रहा है लिक्विड, तो कैसी चेंज है, ये केमिकल है या फिर ये यहां पर जो फिजिकल चेंज है वो है? जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि वो सॉलिड था, उसके बाद में लिक्विड हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। तो जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए कि केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर होगा कि भैया सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर कैसा चेंज होगा, मतलब स्टेट चेंज हो रही है तो कैसा होगा, वो होगा फिजिकल। लेकिन मैंने यहां पर एक स्पेशल पॉइंट ऐड करा था, वो ये किया था कि उसमें रिएक्शन हो रही है, तो मतलब उसमें कोई ना कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिस वजह से क्या था, वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ था, लिक्विड में हुआ था। जैसे कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका कन्वर्जन होता है, तो उस केस की बात मैं कर रहा हूं कि जहां पर कि केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो इस तरीके से आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि क्या कोई केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ। फिर उसके बाद में जैसे कि हम इसके अंदर क्वेश्चन आंसर में क्या लिखना है, हमें आंसर में हम लोग लिखेंगे इसके कि बबल्स ऑफ द गैस और रिवॉल्यूशन ऑफ गैस, क्योंकि यहां पर ये रिएक्शन किसकी हो रही है, एसिड प्लस ऑफ यहां पर क्या हो रहा है, मेटल हो रहा है। तो इसके साथ में कौन सी गैस निकलती है, वो निकलती है हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इसको हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस है, इसके पास में बर्निंग कैंडल लाएंगे जिससे कि पॉप साउंड निकलेगा। कौन सा साउंड निकलता है, पॉप साउंड निकलता है, जिससे कि हम लोग आइडेंटिफाई कर दे कि ये कैसी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि फिर हम लोग चेंज इन कलर से करेंगे कि वो सिल्वरी ग्रे कलर होता है, से ब्लैक में कन्वर्ट होता है, और लास्ट के अंदर चेंज इन टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये तीन में से कोई भी दो पॉइंट आपको लिख। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स। अब ये प्लांट्स की बात करी जा रही है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिनमें कि आपको कहा जाएगा कि आप लोग स्टेप्स बताओ। तो इसमें यह भी कहा जाता है कि ह्यूमंस में जो बेबी फॉर्मेशन होता है उसकी स्टेप्स आप लोग एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका 3 मार्क्स के अंदर आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो इसमें सिंपल सी प्रोसेस है, आप इसे ध्यान से याद रखो। अब इसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले जो जाइकोट होता है ना, वो डिवाइड होता है, जिससे कि ना सेवरल एम्ब्रियोस बनते हैं। किस में बनते हैं, ओव्यूल में बनते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है कि ओव्यूल के अंदर एक टफ कोट बनता है, मतलब कि एक छोटे से बीज जो होता है ना, जैसे कि आपने कभी देखा होगा फ्रूट होता है एकदम से छोटा सा, तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे बीज होते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि सडनली वो ग्रो करने लग जाता है, फिर उसके बाद में वो जो फल होता है वो पक जाता है, फिर उसके बाद में नीचे गिर जाता है। तो अब हम इसे इस तरीके से लिखेंगे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइकोट डिवाइड्स द सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। तो अब यहां पर 3 चीजें आपको याद रखनी है जिनको आप एग्जाम के अंदर हाईलाइट करोगे। वो ये कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइकोट क्या है, वो एम्ब्रियो बनाता है किसके अंदर, ओव्यूल में। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ओव्यूल का काम आता है कि द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड्स। कि उसके बाद में क्या होता है कि उसके ऊपर टफ कोट बनाने के बाद में उसको सीड्स में कन्वर्ट करता है। देन फिर उसके बाद में क्या करती है, इसके बाद जो आता है वो आता है ओवरी का काम आता है। ओवरी ग्रोज इट रैपिडली एंड ड्राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। फिर उसके बाद में ओवरी का काम आता है जो कि इसे पका करके फ्रूट बना देता है। एंड द पीटल्स, स्पियल्स, स्टेमिन, स्टाइल, स्टिग्मा एंड मे शिवर एंड फॉल ऑफ। इसके बाद में क्या होता है कि ये जब फ्रूट बन जाता है तो ये सारी चीजें नीचे टूट के गिर जाती है। इस तरीके से आपको इसे ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसमें हमसे कहा गया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन ह्यूमन बॉडी। की ह्यूमन बॉडी में यूरिन क्यों बनता है, एंड नेम द ऑर्गन दैट स्टोर एंड रिलीज द यूरिन। तो देखो यूरिन बनने हमारी जो बॉडी होती है ना, बहुत सारे वेस्टेज प्रोड्यूस करती है, और आज तक की जो पूरी ब्रह्मांड है ना, उसमें सबसे कॉम्प्लेक्स चीज पता है क्या है, वो है ह्यूमंस। अब हम ह्यूमंस के अंदर ना, हमें पता ही नहीं है कि हम किस तरीके से फंक्शन करते हैं। हमारा ब्रेन जो है कितना फास्ट प्रोसेस करता है। जैसे कि मैं जो बोल रहा हूं, आप सब कुछ चीजें इंस्टेंटली समझ पा रहे हो, फिर आप उसका रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा फास्ट करते हो। तो हमारा ब्रेन बहुत तेज काम करता है। वहीं पर अगर आप कोई और प्लांट्स को देखोगे, हमने इतने सुपर फास्ट कंप्यूटर बना रखे, लेकिन वो भी हमारे ब्रेन से तेज प्रोसेस नहीं कर पाते। हमारा ब्रेन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमारी बॉडी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारा ब्लड है, हमारा ब्लड जो है, आपने कभी भी ये सुना है कि हमने आर्टिफिशियली ब्लड को डिजाइन कर लिया? नहीं कर पाए। हमने आर्टिफिशियली ऑर्गन्स बना लिए, लेकिन हम उन्हें चला नहीं पाते, इतनी ज्यादा साइंस होने के बाद भी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो सबसे ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर। इसको समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और एक थ्योरी तो ये भी कहती है, अगर आपको थ्योरीज में इंटरेस्ट है, वो ये है कि हम ह्यूमंस का जो दिमाग है ना,
वो एग्जैक्टली जो यूनिवर्स है उसके जैसा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जितने भी प्लैनेट्स वगैरह है ना, वो सब हमारे माइंड्स के अंदर जैसे न्यूरॉन्स है ना, उनकी शेप के हैं और उनकी साइज के, क्योंकि हमारे माइंड्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली इतने न्यूरॉन्स हैं कि उनको हम लोग गिन नहीं सकते, और हमारे माइंड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द वाटर होता है। ये कुछ फैक्ट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। मेरे को बड़ा इंटरेस्ट होता है ऐसे फैक्ट्स के अंदर, मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ ऐसे फैक्ट्स कि भाई जैसे कि 2050 में दुनिया कैसी होगी, कैसे हम लोग आगे काम करेंगे, टेक्नोलॉजी के जहाँ पर नाम आ जाता है वहाँ पर तो बल्ले बल्ले हो जाती है मेरी। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो मेरी जैसे, तो भैया आप लोग बने हो इंजीनियरिंग के लिए, इस तरीके से फाइंड आउट करना था। अगर आपके अंदर वो कीड़ा है ना कि भाई ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो अगर कीड़ा है ना तो आप लोग इंजीनियर बनने को तैयार हो। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी काम की बात। अब इससे ज्यादा काम की बात करते हैं, वो ये है कि टू फिल्टर आउट द नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये यहां पर ध्यान रहे कि क्या फिल्टर करने के लिए होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट दैट प्रोड्यूस लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। अगर आप ये नाम लिखते हो तो आपको यहां तक कितना नंबर मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा फ्रॉम द ब्लड इन ह्यूमंस। अगर आप ये पूरा लिखते हो तो इसके लिए मिलेंगे आपको 1 नंबर। फिर उसके बाद में पूछा गया कि दैट स्टोर, जो कि हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, इसका हाफ मार्क्स है। फिर उसके बाद में यूरेथ्रा से पास होता है तो इसका हाफ मार्क्स है। इस तरीके से आपकी मार्किंग होती है, हर एक वर्ड के आपको मार्क्स दिए जाते हैं बोर्ड में। इसको ध्यान से समझो, जो आर्टरी होती है ना, इनमें क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर में ब्लड आता है। कहां से आता है, हमारे हार्ट से बहुत तेज पंप होकर के ब्लड आता है। तो ये जो ब्लड होता है ये इतने ज्यादा प्रेशर से होता है कि एक ह्यूमन हार्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 फीट हाइट तक ब्लड को फेंक सकता है। और अप्रोक्सीमेटली जो ह्यूमंस की अंदर की जो हमारी नसें होती है ना, उनकी जो लेंथ है वो है 70,000 किलोमीटर्स, जो कि हमारा हार्ट काम करता है उसको पंप करके। तो इसीलिए क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से कि हमारी नस ना फट जाए, इसीलिए क्या किया है कि थिक और इलास्टिक वॉल्स बनाई गई हैं ताकि वो प्रेशर को हैंडल कर पाए। लेकिन वहीं पर ही जो वेन्स है, वेन्स के अंदर आते टाइम क्या होता है कि प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब मान लो कि आपने भेज तो दिया, लेकिन अब आते टाइम प्रेशर स्लो हो गया, तो वो क्या होगा कि वो रिवर्स बैक आएगा। तो इसीलिए रिवर्स बैक ना आए, इसीलिए उसके अंदर इस तरीके के वॉल्व होते हैं कि वो आगे चला जाए तो फिर वो वापस ना, इस तरीके की शेप होती है। मतलब कि यहां से ऊपर से आता है, नीचे जाता है, लेकिन यहां से ऊपर वापस नहीं जा पाता, इसीलिए वेन्स में वॉल्व होते हैं। तो अब हम लोग इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर द हाई प्रेशर एंड फ्लोज थ्रू आर्टरी। आर्टरी के अंदर कहां से ब्लड फ्लो करता है, हार्ट से। फिर उसके बाद में हेंस टू बियर दिस प्रेशर द आर्टरीज हैविंग द थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। फिर उसके बाद में आता है कि वेन्स हैविंग द वॉल्स टू इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। और यहां पर ये जो हमारी वेन्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि भाई एक ही डायरेक्शन में जाए, रिवर्स बैक वो फ्लो ना करे। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस किस में पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, लाइट चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर की कुछ डेटा गिवन होता है और कुछ बातें पूछी जाती है। तो ध्यान से सुनो, इसमें क्या कहा गया है, आपको कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए, जैसे कि मीडियम ए का गिवन है 1.6, मीडियम बी का 1.8 है, मीडियम सी का 1.5 है। अब आपको यहां पर कहा गया है कि सबसे पहले क्या कर रही है रे, एक तो मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है, दूसरी बार क्या कर रही है, वो जा रही है बी से सी में। तो अब आप लोग यहां पर एक बार इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो। तो ए की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, वो है 1.6, और इसकी कितनी है, बी की है 1.8। फिर उसके बाद में यहां पे 1.8 से कहां पे जा रहा है, वो जा रहा है 1.5 पे। तो अब आप लोग यहां पर ध्यान रखो कि यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या है, बी की ज्यादा है। तो अब यहां पे क्या होगा, जैसे कि ये लाइट आई, हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब लाइट यहां से आ रही है, तो ये बी कैसा है, ये कैसा है, ये है हमारा रेयरर है या फिर डेंसर है। अब रेयरर का मतलब होता है कि जिसके अंदर ना पार्टिकल्स पास पास में होते हैं, तो बी जो है वो ऑप्टिकली रेयरर होगा। तो यहां पर जब लाइट इसमें घुसेगी, मतलब आप ये सोचो कि एक कमरा है जिसमें ज्यादा लोग हैं, कम लोग से आप ज्यादा में ज्यादा, तो आप क्या करोगे, चिपक जाओगे ना। तो उसी तरीके से क्या होती है, रे भी क्या होती है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है। मतलब कि उसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन वो क्या करती है, नॉर्मल के पास में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है। और वहीं पर उल्टा केस इसके अंदर क्या होगा, उल्टा केस इसके अंदर सिंपल सा ये होगा कि इसमें जो रे इस तरीके से थी वो क्या करेगी, इससे बेंड हो जाएगी, क्योंकि यहां पर किस में जा रही है, ये जा रही है डेंसर मीडियम में। ये आपको ध्यान रखना है, रेयर और डेंसर में कंफ्यूज मत हो। रेयर के अंदर आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर पार्टिकल्स कैसे होंगे, उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे पास पास में, डेंसर में कैसे होंगे, पार्टिकल्स होंगे दूर दूर। तो अब आप इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला से आप इसको समझो कि यहां पर म्यू क्या होता है। म्यू को हम लोग बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट
इन क्या होता है वैक्यूम, ठीक है। डिवाइड बाय में क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ये क्या है, ये है कांस्टेंट टर्म है, तो हम बोल सकते हैं कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जिसका म्यू जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा कम होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें पूछा गया कि इंक्रीज किस केस के अंदर होगी, तो आप देखोगे कि सबसे फर्स्ट केस के अंदर 1.6 से 1.8 हो रहा है, तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है, म्यू क्या हो रहा है, म्यू यहां पर इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और वहीं पर ही क्या हो रहा है कि 1 सेकंड केस के अंदर बी से सी में क्या हो रहा है, यहां पे 1.8 से 1.5 म्यू डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, स्पीड यहां पे इंक्रीज होगी। इस तरीके से आपको इसे समझना है। फिर इसके बाद में अगला आता है क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हो भाई, फिजिक्स के ऑलरेडी मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स अपलोड कर दिए हैं, तो वो जाकर के देख लेना, आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। अब इसमें क्या कहा गया है, ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में आते हैं, हर एक एग्जाम में हर साल आपको देखने को मिलेगा। वो ये है कि अ पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, कि उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा गया, फिर 3 पार्ट को कैसा कनेक्ट करा गया है, पैरेलल में। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो है R1, तो आपको निकालना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ R1 रेस टू आर, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है, ये तो बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। तो अब इसके अंदर करोगे क्या आप, देखो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस था वो था हमारा आर, तो आर न्यू कितना हो गया है, ठीक है। उसके 3 पार्ट के अंदर जब डिवाइड करा जाता है तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जब लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हो, तो रेजिस्टेंस यहां पे 3 टाइम हो गया है, तो आर न्यू हमारा हो जाएगा आर बाय 3। तो अब हम लोग इसका आर इक्विवेलेंट किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर बाय 3। यहां पे गलती मत करना, 1 अपॉन में आर बाय 3, इस तरीके से आपको करना है। तो इस फॉर्मूले से कौन सॉल्व करता है, इस फॉर्मूले से तो नूब सॉल्व करते हैं, आप लोग तो प्रो हो। तो प्रो लोगों के लिए एक फॉर्मूला है, वो ये है कि अगर आपको आर इक्विवेलेंट निकालना हो जिनके अंदर की सभी के अंदर रेजिस्टेंस सेम है, तो आप क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे आर बाय एन। तो मतलब यहां पर n क्या है, कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो यहां पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है r बाय 3, तो यहां से आ गया r बाय 9। तो यहां से आप लोग मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, r रेशियो r का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट्स में हो जाना चाहिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका कर पाते। इतना करने के बाद भी अगर गलत किया ना तो फिर देख लेना भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें और में भी एक क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें क्या है कि आपको एक इमेज दी गई है, अब इसमें आपको बताया गया कि एक सोलेनॉइड है, इसमें इस तरीके से जो इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म हो रही है। तो अब आप हमें बताओ कि इनमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हो क्या रहा है कि अगर हम लोग करंट को रिवर्स कर दें, या फिर कि जब हम मैग्नेट से दूर जाते हैं तो क्या होता है। तो आपको यहां पे एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाओगे, जैसे जैसे आप किसी चीज से दूर जाते हो तो क्या होता है, उसका अट्रैक्शन कम होता है ना। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है, आप उससे जितनी ज्यादा दूरी बनाओगे उतना ही वो कम आपको अपने और आकर्षित करेगी। इसको खुशबू से समझ लो यार, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, खत्म छोड़ो। मतलब कि आपके पास में अगर फूल रहता है तो ज्यादा खुशबू आती है, दूर लेके जाओगे कम आएगी, वही कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। ज्यादा दिमाग को लोड मत दिया करो, सिंपल चीजों को समझा करो, ठीक है। तो अब हम इसे लिखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ इज मोर इन द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। भैया जहां पर क्राउडेड होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। दिस मींस दैट द फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम नियर द पोल्स एंड इट रिड्यूसेस एज वी गो फर्दर फ्रॉम द पोल। कि भैया पोल के पास में तो ज्यादा रहेगी, पोल से दूर कम रहेगी, ये आपको समझना है। फिर उसके बाद में डायरेक्शन क्या रहेगा, अगर हम लोग फील्ड को मतलब कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते, इस तरफ फॉलो हो रहा था, इस तरफ कर देंगे, तो जो हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, वो भी तो उल्टी होगी, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती कि भाई किस डायरेक्शन के अंदर करंट जा रहा है उसी दिशा में मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं भी घूम जाऊंगी, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जो कि है हमारा आवर एनवायरमेंट से। मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो के अंदर कि 10% रूल बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यही वही 10% रूल के ऊपर बेस्ड है। अब ये 10% रूल क्या बोलता है, इसका कहना यह है कि एक लेवल से जब दूसरे लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है तो क्या होता है कि अगर यहां पर x जूल एनर्जी है तो यहां पर कितनी रहेगी, वो रहेगी x का 10%, जो कि होता है x बाय 100, जो कि होती है सिर्फ और सिर्फ x बाय 10। तो अब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछ लिया एग्जामिनर ने, ये नहीं पूछा कि भैया ये बताओ कि लीफ के अंदर इतनी एनर्जी, ये नहीं पूछा। अब की बार बोला है कि जो मोंगूज है ना वो क्या करता है कि उसके पास में 100 जूल एनर्जी आ रही है। तो अब आप हमें बताओ कि लीफ में कितनी एनर्जी थी। तो आपको क्या करना है, सिंपल से यहां पे आपको फॉर्मूला यूज में लेना होगा, फॉर्मूला नहीं यूज में लेना यार, ठीक है, रिवर्स करना है आपको। क्या करना है कि आपको अगर सेकंड लेवल से
सेकंड लेवल से अगर फर्स्ट लेवल के ऊपर जाना है तो आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, बस ये करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या दिया गया है, मॉन्गूज के पास में कितनी एनर्जी है, वो है 100। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, जिससे कि हमें स्नैक की एनर्जी पता लग जाएगी, वो होगी 1000। ठीक है, फिर उसके बाद में 1000 में फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कैमेलन की एनर्जी पता लग जाएगी, जो कि कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास में 10,000। फिर उसके बाद में हमें कैटरपिलर की निकालनी है तो इंटू 10 फिर से कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में आई थिंक कि 1 लाख। फिर 1 लाख से हमें निकालना है तो इंटू 10 कर देंगे, तो हमारे पास में किसकी एनर्जी आ जाएगी, वो आ जाएगी एनर्जी ऑफ लीफ। ठीक है, तो अभी 1 लाख से याद है कि यार अभी 400 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो थैंक यू वेरी मच, या फिर होने वाले ही होंगे जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो गए होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से रिवर्स में भी पूछा जा सकता है, तो सीधा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मतलब कि इसके सेकंड पार्ट में कहा गया कि अगर मान लो कि ये जो हमारे जैसे कि एक लेवल से दूसरा लेवल, फिर इससे तीसरा लेवल, फिर इससे चौथा लेवल, तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें और लेवल जोड़ देते हैं, तो क्या ये पॉसिबल होगा, तो भाई ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि लास्ट लेवल के पास में कितनी एनर्जी आ रही है, वो आ रही है 100 जूल। ठीक है, मतलब कि जो हमारा लास्ट है ना, इससे पहले बोल रहे हैं कि जैसे कि मॉन्गूज है ना, उससे पहले आप क्या करोगे, 2 लेवल और जोड़ दो, जैसे कि लास्ट जो हमारी एनर्जी इसमें कितनी बचेगी, वो बचेगी फिर 1000 जूल। अब बोल रहे हैं कि इसको डिवाइड बाय 10 कर दो। ठीक है, 1/10 करोगे तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100। और फिर उसके बाद में क्या करो, इसको फिर से 1/10 कर दो तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10। फिर उसके बाद में इसको एक बार 1/10 कर दो तो ये यहां पर हो जाएगी 1। तो ये पॉसिबल ही नहीं है 10% रूल के अकॉर्डिंग कि इतनी कम एनर्जी रहे। तो ये बात ध्यान रहे कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 4 ट्रॉपिक लेवल यहां पर हो सकते हैं एक फूड चैन के अंदर, या फिर एक फूड वेब में ज्यादा होते हैं, लेकिन फूड चैन में बस इतने ही होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं सेक्शन सी, जो कि भैया 3 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, मैं कुछ बातें बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो पॉइंट्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें आप देखोगे ध्यान से, तो आपसे ए पॉइंट पूछा गया, बी पॉइंट पूछा गया, सी पॉइंट पूछा गया, सभी एक एक नंबर के। तो कभी भी ये मत सोचना कि साइंस के अंदर बड़े क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं आते, इनको ब्रेक डाउन करके आते हैं। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, तो हम लोग इसका आंसर देंगे कि भैया थर्माइट रिएक्शन वो होती है जो कि हाईली एक्सोथर्मिक होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसीलिए क्या है कि ये हाईली एक्सोथर्मिक है, इस वजह से बोला जाता है। या फिर इसका एक और रीजन यहां पर गिवन है कि द मेटल मैग्नीशियम एंड Fe आर ऑब्टेन्ड विल बी इन अ मोल्टन और द लिक्विड स्टेट। थर्माइट का मतलब होता है कि इतनी ज्यादा विगरस रिएक्शन कि लिक्विड स्टेट के अंदर अगर आपको मेटल मिलता है तो उसे हम लोग थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इन दोनों में से कोई भी लिखती हो तो 1 पॉइंट मिलेगा, 4 लाइन का लिखोगे तो भी 1 नंबर मिलेगा, और 1 पॉइंट लिखोगे तो भी 1 नंबर मिलेगा। फिर इसके बाद में सेकंड आता है कि आइडेंटिफाई द, मतलब कि जो ऑक्सीडाइज हुआ था और रिड्यूस होता है। आप इसको सिंपल सी बात याद रखो कि जो ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है कि कोई भी अमीर हो जाता है। ठीक है, जिसके पास भी मतलब ऑक्सीडेशन आपको देखना है कि पहले वो गरीब था एकदम से अमीर हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो अब इस रिएक्शन के अंदर ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो एल्यूमिनियम है वो किस में है, सॉलिड स्टेट के अंदर है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, वो है 0। फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है Al2O3 में। तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, वो हो गया +3। तो 0 से +3 में जा रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, 0 पहले इसका बैंक बैलेंस 0 था, अब इसका 3 करोड़ हो गया, तो ये क्या हो गया, अमीर हो गया, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया। और वहीं पे इसका उल्टा क्या हो रहा है, अब उल्टा हो रहा है, मैग्नीज जो ऑक्साइड है MnO2, इसमें क्या है, जो Mn है वो किस में था, वो था हमारे यहाँ पे +2 में, लेकिन ऑक्सीजन ने उसे धोखा दे दिया, सारे के सारे उसके पैसे लेकर के फरार हो गई, तो उसको क्या बना दिया, गरीब। वो मिला मोल्टन स्टेट में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर था 0, तो इसीलिए क्या हो गया, +2 से वो आया यहाँ पे 0। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे ध्यान रखना है। तो एल्यूमिनियम को इसलिए यूज में लिया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ना, वो क्या करता है भैया, एल्यूमिनियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, किससे, मैग्नीज से और Fe से। इसीलिए क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम को लेकर जाएंगे, स्ट्रॉन्ग को लेकर आएंगे तो वीक को हटा देगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम को थर्माइट रिएक्शन में यूज लेते हैं। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एलिमेंट M है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 283। ठीक है, M का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो है 2, 8 और 3 उसका कॉन्फ़िगरेशन है। कंबाइंड सेपरेटली टू फॉर्म, मतलब कि क्लोराइड के साथ में मिलता है और सल्फेट के साथ में मिलता है, तो बोला जाता है कि राइट द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, कि भैया कौन से केमिकल कंपाउंड फॉर्म होंगे, ये आपको लिखना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे कि इसके पास में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप यहां
पे देखो कि ये तो फुल कंप्लीट है, लेकिन क्या है ये 3x का स्टेबल स्टेट है, नहीं है। इसको मतलब कि आप ये सोचो कि इसको मुक्ति कब मिलेगी, जब ये आखिरी के 3 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देगा, ठीक है, तो इसको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि ये मतलब कि इसको अगर फुल कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए तो 5 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, और वहीं पर इसको मुक्ति के लिए क्या करना होगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने होंगे। तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि मैं 3 देकर के जल्दी से भाग जाऊं। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर ये होगा कि जो M का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो हो जाएगा +3, ये आप ध्यान रखो। तो अब M जब Cl के साथ में मिलेगा तो यहां पे क्या होगा कि भैया ये बोलेगा कि मेरे को है ना 1 क्लोरीन से काम नहीं चलेगा, मेरे को 3 क्लोरीन चाहिए, क्योंकि मेरे पास में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स मुझे त्यागने, और क्लोरीन क्या बोलते हैं कि मुझे बस एक ही चाहिए। तो इसलिए यहां पर बन जाएगा MCl3। फिर उसके बाद में इसी तरीके से जो सल्फेट है इसमें क्या होगा कि +3 है, तो इसमें हो जाएगा कि यहां पर 2 क्या आएंगे, M आएंगे, उसके साथ में सल्फेट कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे यहां पर 3। तो इस तरीके से हमारा केमिकल फॉर्मूलाज फॉर्म होंगे। फिर उसके बाद में आता है प्रेडिक्ट द सुटेबल रीजन फॉर द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द M इन जनरल। M जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, इसलिए बनाएगा क्योंकि वो उसकी ज्यादा स्टेबल स्टेट रहेगी, उसी में ही वो ज्यादा स्टेबल रह पाएगा। अब इसके बाद में आता है इसका और वाला क्वेश्चन। तो अब इसके और वाले क्वेश्चन में कहा गया कि एक रेडिश ब्राउन मेटल है X, जिसको कि हीट करते हैं जब एयर में, गिव्स अ ब्लैक कंपाउंड Y। Y एक कंपाउंड मिलता है, X को जब आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा एक Y कंपाउंड। फिर उसके बाद में अगर आप उसको हीट कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ H2 गैस, अगर आप इसको H2 गैस में करोगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा आपको X कंपाउंड। तो अब आपको बताना है कि X इज रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड दिस रिफाइंड फॉर्म ऑफ X इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो अब यहां से आपको आइडिया क्या लग गया कि X क्या है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग की बात करी जा रही है। तो हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहे हैं भैया, कॉपर सबसे ऊपर रहता है इलेक्ट्रिक वायरिंग में। फिर उसके बाद में बोला कि ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ X, मतलब कि कॉपर की रिफाइनिंग की बात करी जा रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्टिविटी भी इसमें पूछ ली गई है और सीधा ही इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि भैया पहला कंपाउंड X तो हो गया हमारा कॉपर, और जो दूसरा है वो हो गया कॉपर ऑक्साइड। और फिर इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें डायग्राम इसका इस तरीके से रहेगा कि आप एक तो कैथोड बनाएंगे जिसके ऊपर कि क्या होगा, कॉपर रहेगा, प्योर कॉपर, आपको ध्यान रखना है, ये डायग्राम ध्यान रखना। फिर सेकंड रहेगा कि जिसमें एनोड रहेगा जो कि इम्प्योर कॉपर रहेगा। फिर नीचे क्या रहेंगे, इंप्योरिटीज रहेंगी जिसको कि हम लोग एनोड मड भी कहते हैं। और फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट इन अवर बॉडी बाय द डॉक्टर्स, जस्टिफाई द इंपॉर्टेंस इन आवर बॉडी, कि भैया हमारी बॉडी जो है उसको आयोडीन क्यों चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि आयोडीन इज इन द एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसके एसेंशियल कंपाउंड कौन सा है, वो है आयोडीन। फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट इसका गिवन है कि थायरॉक्सिन रेगुलेट्स द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। की जो थायरॉक्सिन होता है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फैट को मेटाबोलाइज करता है। फिर लास्ट में आता है कि थायरॉक्सिन प्रोवाइड्स द बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ इन द बॉडी, कि जो भी ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है, आयोडीन की वजह से होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आयोडीन नमक लेना चाहिए, टाटा का नमक, आयोडीन का नमक, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल और अ बॉय बीइंग बोर्न इन अ फैमिली, जस्टिफाई योर आंसर। कि भैया इसमें जो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट था ना, उसके बाद में आप लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था इसमें, आपने पढ़ा था कि वो जो चार्ट था, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो देखो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि एक होता है मेल, ठीक है, एक होते हैं मेल और एक होता है फीमेल, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रहे कि इनके पास में जो मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वो एक पेयर होता है, जो कि मेल के पास में होता है XY, फीमेल के पास में होता है XX। अब क्या होता है कि जो X है अगर X के साथ में फॉर्म होता है तो यहां पे क्या बनेगा, ठीक है, फीमेल फॉर्म होगी। फिर उसी के साथ में जो X है फिर से वो इस X के साथ में फॉर्म होगा तो यहां पे X होगा, लेकिन वहीं पे ही Y है, इस X के साथ में फॉर्म होगा तो यहां पे XY होगा। फिर Y इसके साथ में फॉर्म होगा तो यहां पे भी क्या होगा, XY होगा। तो आप यहां पे कहोगे कि हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक XY, मतलब ये क्या होगा, ये होगा बेबी बॉय, ये भी क्या होगा, ये होगा बेबी बॉय। ये क्या है, ये है गर्ल, और इसी तरीके से ये भी है गर्ल। तो अब आप यहां पे बोलोगे कि 50% चांसेस है कि बॉय होगा, 50% चांसेस है कि यहां पे बॉय होगा। तो इस तरीके से एक तो आपको ये टेबल फॉर्म करनी है, फिर उसके बाद में इससे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, इससे आपको 1 नंबर कंफर्म मिलेगा, लेकिन आपको 3 नंबर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, पूरा इसको एक्सप्लेन करना होगा।
जैसे कि इसमें एक्सप्लेन आपको नहीं स्टार्टिंग में लिख दिया था कि भाई 50% चांसेस है कि बॉय बॉर्न होगा, 50% है कि गर्ल बॉर्न होगा, इसका आपको एक नंबर मिल जाएगा उस चार्ट के साथ में। लेकिन अब आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास में कौन सा होता है, मेल के पास में क्या होता है, किस तरीके से वो फॉर्म होते हैं, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। तो ये आपको करना है और उसी के साथ में आपको इसका जो PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर यहां तक देखा है तो द एंड लिखे बिना मत जाना, ताकि पता तो लगे भाई कितने ज्यादा है पढ़ने वाले बच्चे। तो अगर आपने यहां तक देखा है तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।